स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ राखी और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर भी बहुत तरीके के हैं और आजकल हम देख रहे हैं कुछ कॉमन कैंसर्स भी है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फेफड़ों के कैंसर के बारे में और हमारे साथ जुड़ी हैं आज डॉक्टर सुरभि गुप्ता, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के कैंसर डिपार्टमेंट की एचओडी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू राखी। तो डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले बात करते हैं लंग कैंसर की। फेफड़ों का कैंसर, इसको हम कैसे समझे कि फेफड़ों का कैंसर है? देखिए, फेफड़ों के कैंसर में जो सबसे बुरी बात और जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत ही लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। तो कई बार पेशेंट्स को पता भी नहीं चल पाता है कि उसके अंदर जो है फेफड़े का कैंसर पनप रहा है, क्योंकि ज़्यादातर फेफड़ों का कैंसर हम मान के चल रहे हैं अनुमानित तो 90% जो फेफड़ों का कैंसर है उसकी वजह स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगार हो या कोई भी फॉर्म हो। तो इन पेशेंट्स को जो खांसी वगैरह होती है तो यूजुअली ये सोच के चलते हैं क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो इस वजह से खांसी है, या चेस्ट पेन है तो इस चीज़ को ये नॉर्मल सोच के चलते हैं कि फेफड़े का कोई इन्फेक्शन है। तो यही वजह है कि पेशेंट बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं, जब तक कि बीमारी या तो शरीर के किसी दूसरे भाग में फैल जाए या जब तक कि इतनी ज़्यादा फैल जाए कि खांसी के रास्ते से खून आना चालू हो जाए या पेन इतना ज़्यादा सीवियर हो जाए कि वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाए। उस कंडीशन में आके पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक है फेफड़ों का कैंसर। अगर एकदम लास्ट स्टेज में जाके अगर ये समझ में आ रहा है तो इसके होने का कारण, जैसे आपने बताया स्मोकिंग है, इसके अलावा और भी और कौन कौन से कारण हैं इसके होने के? जिन पेशेंट्स को बहुत लंबे टाइम तक फेफड़ों का इन्फेक्शन रहता है उन लोगों में भी रहता है। ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी लंबे टाइम तक हो और पेशेंट ने ट्रीटमेंट ना लिया हो उस चीज़ के लिए, तो ये भी एक तरीके से कैंसर का कारण होता है। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक एसोसिएटेड फैक्टर मांगा जाता है। इसके अलावा टोबैको, एक तो स्मोकिंग होती है, एक होता है टोबैको चीविंग, जैसे कि पान मसाला वगैरह खाना या जर्दा खाना, मावा जिसको वगैरह लोग बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म में आता है। इसका सेवन भी फेफड़ों के कैंसर को बढ़ावा देता है। तो अगर हम नट सेल में बात करें तो तंबाकू ही एक जो मेन कारण समझ में आता है जो इसके लिए उत्तरदायित्व है। तो उससे अलावा जो लोग कुछ फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जिनको ऑक्यूपेशन हैजार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं या सिलिकोसिस जो उनको बीमारी हो जाती है, तो कुछ फैक्ट्री वर्कर्स में भी फेफड़ों का कैंसर कॉमन होता है। जी डॉक्टर सुरभि, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बोला कि लंबे समय तक खांसी भी कई बार, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, क्या पॉल्यूशन की वजह से भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 5% हम लोग इसको रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं, पॉइजनस गैस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, तो ये भी एक तरीके से एसोसिएट फैक्टर होता है फेफड़ों के कैंसर के लिए। जी जैसे कि लंबे समय तक खांसी रहना भी एक तरीके का लक्षण होता है फेफड़ों के कैंसर का। कई बार हमने ये देखा है कि अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को पॉल्यूशन की वजह से खांसी हुई और बहुत सीवियर खांसी थी उनको, और फिर डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि पॉल्यूशन की वजह से उसको खांसी है। क्या ये इस तरीके की खांसी भी आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है? देखिए, खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पॉल्यूशन की वजह से, उसको हम कह सकते हैं एलर्जिक, यानी कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को या पेशेंट्स को या नॉर्मल इंसान को भी एलर्जी की वजह से खांसी हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी, जब हमारा कोई भी डस्ट हमारी फेफड़ों में जाती है तो कुछ प्रोटेक्टिव सिस्टम्स होते हैं हमारे, जैसे कुछ एल्वियोलाई वगैरह होते हैं जो कि कफ करते हैं ताकि वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी से बाहर चला जाए। तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। कुछ खांसी होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रैक्टेबल कफ, ये नैगिंग कफ। इसका मतलब होता है अगर किसी इंसान को 3 महीने या उससे ज़्यादा लगातार खांसी है और वो खांसी ठीक नहीं हो रही है, इंस्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, उसके बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, कफ के साथ में बलगम आता है। बलगम के कलर से भी हम पहचान सकते हैं कि जो खांसी है इसकी वजह क्या होती है। इन्फेक्शन में भी हो जाती है, कई बार निमोनिया होता है और फेफड़ों के इन्फेक्शन जिसको COPD कहते हैं उसमें भी खांसी हो जाती है। अगर बलगम का रंग सफ़ेद है तो उसको नॉर्मल मान के चलते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, ग्रीन है या येलो है, तो हम इसको इन्फेक्टिव खांसी बोलते हैं। लेकिन कोई भी खांसी अगर क्रॉनिक है, 3 महीने से ज़्यादा है, इसके अलावा बाकी सिम्टम्स भी साथ में एसोसिएटेड हैं, तो वो खांसी थोड़ी सी परेशानीजनक होती है, तो वो कैंसर की वजह से हो सकती है। ये खांसते खांसते कई बार खून आ जाता है
बलगम के साथ में खून आ जाता है, और ऐसा कई बार एपिसोड होते हैं जिसको हम हीमोप्सिस कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से कैंसर की वजह से हो सकता है। तो खांसी भी डिफरेंट टाइप की होती है, इस पर डिपेंड करता है किस टाइप की और कितनी ड्यूरेशन की खांसी है, दोनों पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सुरभि, खांसी के अलावा और कौन से लक्षण फेफड़ों के कैंसर में दिखाई देते हैं? देखिए, जैसे अगर फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों तक ही लिमिटेड रहता है तो एक तो सबसे कॉमन जो हमने बताया चेस्ट खांसी होना, दूसरा चेस्ट पेन होना है। जी। चेस्ट पेन इसलिए होता है कि जो कैंसर होता है वो आसपास की नसों पे कंप्रेशन डालता है, या आसपास की जो पसलियाँ हैं, फेफड़ों के ऊपर पसलियाँ हैं, तो उस पसलियों में गलाव ले आता है। उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। खास तौर से जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो इस टाइप का पेन होता है कि यहाँ पे छाती में पेन हो रहा है, वो बैक में रिफर्ड होके जा रहा है, इस टाइप का पेन्स होता है। इसके अलावा कफिंग में ब्लड आना, रेगुलर बेसिस पे आना, कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब ये कि आवाज़ में बदलाव आ जाना। वो भी इस वजह से होता है क्योंकि हमारी एक नस लेफ्ट साइड में जाती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं। तो जब गांठ काफ़ी फेफड़े की बढ़ जाती है तो उस नर्व पे कंप्रेशन डालती है, तो पेशेंट की आवाज़ में बदलाव आ जाता है। कई बार गांठ इतनी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि हमारी सांस की नली के आगे हमारा इसोफेगस, खाने की नली होती है पीछे इसके, तो वो उस पर प्रेशर डालती है। तो पेशेंट को कंप्लेन करता है कि मुझे डिफ़िकल्टी स्वेलिंग हो रहा है, या नहीं मैं खाना खाता रोटी खाता हूँ तो वो अटक जाती है, फिर पानी के साथ मुझे लेना पड़ता है। तो ये इसके कुछ लेट सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट की बीमारी फेफड़ों को छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स आते हैं। सपोज फेफड़ों का कैंसर लीवर में पहुँच गया तो पेशेंट को इंडाइजेशन की कंप्लेन होगी, भूख नहीं लगना, अपच के सिम्टम्स, पेट में दाईं तरफ लगातार पेन होना। अगर ये दिमागी बीमारी ब्रेन में पहुंच जाती है तो पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, हेडेक, वॉमिटिंग। और अगर बोन में पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत कॉमन होता है फेफड़ों का कैंसर जो शरीर के बाकी भागों में पहुंचना, तो उन लोगों को कंटिन्यूस बैक पेन होना, कई बार पैरालिसिस तक हो जाती है, लोअर लिम्स दोनों काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सब डिपेंड्स करता है कि वो कैंसर कहाँ तक फैल चुका है, सिम्टम्स उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। मतलब फेफड़ों का कैंसर, इसका जो आपकी बात से समझ पा रही, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि दूसरे पार्ट्स को भी वो इफेक्ट कर रहा है। जी। तो डॉक्टर सुरभि, इसके कितने प्रकार होते हैं फेफड़ों के कैंसर के? अगर हम बात करें फेफड़ों के कैंसर के तो दो मेजर टाइप होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी से पता चलता है। एक होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एक नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। यानी जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं इस बायोप्सी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सेल्स की जो करेक्टरिस्टिक होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो फर्दर 2 वैरायटी का होता है, स्मॉल सेल के भी और वैरायटी होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कम से कम 15-20 टाइप की सब टाइप्स होते हैं फेफड़ों के कैंसर के, और उनके अकॉर्डिंग ही इनका ट्रीटमेंट होता है। कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी प्रेफर की जाती है, जो अर्ली स्टेज होता है उसमें सर्जरी की जाती है, जो बहुत ही एडवांस हो गए हैं उसमें कुछ पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इलाज के लिए। तो उन सब के अकॉर्डिंगली डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जी, अब बात आती है कि बचाव की, कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल रखें कि हम फेफड़ों के कैंसर से बच सकें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहली चीज़ जैसे हमने बताई कि 90% कैंसर जो होते हैं फेफड़ों के स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको तुरंत इसको छोड़ देना है। कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैं इसको कम कर दूंगा तो ये चीज़ चांस कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप सोचते हैं कि आप ये आज 10 सिगरेट पीते हैं, आप इसे 5 कर देंगे तो कैंसर का खतरा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको पूरा अगर आज की डेट में छोड़ते हैं तो इसका इफेक्ट आपको 10 साल बाद आएगा। यानी आपका जो फेफड़ों के कैंसर का खतरा है वो 10 साल बाद आपका कम होगा। ऐसे नहीं कि आज छोड़ दिया और कल आप उम्मीद करें कि ये खतरा कम हो जाए, क्योंकि इसका अकोमुलेटेड इफेक्ट होता है। इसके अलावा पॉल्यूशन से बचाओ। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डस्ट है, पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे मास्क का यूज़ करें। और अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी खांसी वगैरह टाइप की चीज़ रहती है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, केमिस्ट के पास जाके अपने आप दवाइयाँ मत लें, एक डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, COPD भी हो सकता है, और हो सकता है कैंसर भी हो। क्योंकि फेफड़ा ऐसी चीज़ है कि जिसके बाहर से सिम्टम्स नहीं आते, बहुत लेट स्टेज में आते हैं। इसलिए थोड़ी सी भी अगर इस टाइप की दिक्कत लगती हैं जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, तो अपनी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, जो हम लोग हर कैंसर के लिए बोलते हैं कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो खाली कैंसर नहीं, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, इन सब का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आपकी डाइट सही होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से फलों का सेवन, एटलीस्ट
2 फ्रूट्स पर डे आप लेते हैं, एक कहावत ये है कि एन एप्पल से डे कीप द डॉक्टर्स अवे। एक रिसर्च हुई थी अभी लेटेस्ट, उसमें ये आया था कि एन एप्पल ए डे कीप द ऑन्कोलॉजिस्ट आल्सो अवे। ओके। तो ये मान के चलते हैं अगर एप्पल एक लेते हैं आप रोज़ तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 24% तक कम हो जाता है, और बाकी कैंसर के खतरे भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हाँ, एप्पल ऐसी चीज़ है कि हर एक इंसान की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है, तो जो मौसम के हिसाब से फल हैं वो आप लें, और स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, स्पेशली 40 इयर्स से ऊपर के लोग, और जो लोग इसको जो पैक ईयर्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको कि पूरे साल में कितने उन्होंने सिगरेट के वो किया हुआ है, अगर जिनकी बहुत ही क्रॉनिक हिस्ट्री है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा और पर डे वो 10 सिगरेट से ज़्यादा या बीड़ी से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों को एक स्क्रीनिंग होती है। वेस्टर्न कंट्री में स्क्रीनिंग की गाइडलाइन बहुत प्रॉपर बनी हुई है, उसको लोग फॉलो करते हैं, पर हमारे इंडियन सिनारियों में ये गाइडलाइन प्रॉपर लंग कैंसर के लिए नहीं बनी है, फेफड़ों की स्क्रीनिंग के लिए नहीं बनी है। लेकिन हर इंसान को जो क्रॉनिक स्मोकर्स है 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार कम से कम अपना एक्सरे टेस्ट जरूर करा ले। और आजकल एक लो डोज सीटी स्कैन भी आ गया है, जहाँ पे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अगर फेफड़े में कोई गांठ पनप रही है तो उसकी नेचर के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के आपका लाइफ स्टाइल और स्क्रीनिंग मेथड है जिससे आप इससे बच के रह सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, स्क्रीनिंग का आपने बताया कि 40 इयर्स के बाद जो डेली अगर स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो किस एज के बाद हमें स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए? फेफड़ों का कैंसर अगर नॉन स्मोकर्स में देखा जाए तो यूजुअली 60 साल की उम्र के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो उन लोगों के लिए में नॉर्मल इंसान है, कोई भी एडिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो 60 साल की उम्र के बाद एक बेस लाइन जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें एक एक्सरे टेस्ट जरूर शामिल करना चाहिए साल में एक बार। जी। जैसे कि आपने बताया हमें कि बहुत लेट जाके फेफड़ों का कैंसर पता चल पाता है क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत लेट दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर पेशेंट आपके पास कौन सी स्टेज में पहुंचते हैं, सेकंड में या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 का मतलब ये होता है, मैं एक बार स्टेज बता देती हूँ। स्टेज 1 का मतलब होता है कि जो फेफड़े का कैंसर है वो सिर्फ एक लोब में, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में है। स्टेज 2 का है कि वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसने पूरा का पूरा एक लोब या 2 लोब इसने इन्वॉल्व कर लिए हैं और थोड़ा सा आसपास के एरिया को भी इन्वॉल्व कर लिया है। स्टेज 3 का मतलब होता है कि फेफड़े का कैंसर आसपास की जो झिल्ली होती है वहां तक चला गया है। स्टेज 4 का मतलब होता है कि वो अपनी फेफड़ों और जो थॉरेक्स वाला एरिया वहां से बाहर चला गया है और बॉडी के बाकी पार्ट में फैल गया है, चाहे लीवर में, चाहे बोन में, चाहे ब्रेन में, कहीं भी फैल सकता है। इसको स्टेज 4 कहते हैं। तो हमारे पास लगभग 60% पेशेंट जो आते हैं स्टेज 4 के लंग कैंसर के आते हैं और बचे हुए 30% जो आते हैं स्टेज 3 के आते हैं। रेयरली, वेरी रेयरली पेशेंट स्टेज 2 के आते हैं। स्टेज 1 के बहुत ही मुश्किल हैं, लेस देन 1% पेशेंट्स होते हैं जो स्टेज 1 में आते हैं। वो लोग होते हैं कि जो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं, जो अवेयरनेस यानी अपनी बॉडी की अवेयरनेस रखते हैं और जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या अपना जो बेसिक होता है अपना चेकअप वो कराते रहते हैं रूटीन, तो वो बहुत ही कम आते हैं। ज़्यादातर हम लोग स्टेज 4 के पेशेंट ही डील करते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। अगर हम किसी भी कैंसर के लिए बात करें तो 3 हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। एक होता है सर्जरी, मतलब उस ट्यूमर को आप ऑपरेशन करके निकाल दीजिए। क्योंकि फेफड़े का कैंसर इसलिए सर्जरी भी इसमें बहुत एक्सटेंसिव होती है क्योंकि हमारी सांस लेने का मेन ऑर्गन फेफड़ा ही है। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है कि अगर फेफड़ा अगर ट्यूमर निकाल रहे हैं लेकिन फेफड़े का फंक्शन भी प्रिजर्व रहे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। तो सर्जरी बहुत ही कम केस में होती है, स्टेज 1 या अर्ली स्टेज 2 में। बाकी स्टेज के जो ट्यूमर्स होते हैं वो कीमोथेरेपी से ट्रीट किए जाते हैं या रेडियोथेरेपी से ट्रीट किए जाते हैं और कई बार दोनों ट्रीटमेंट को कंबाइन देते हैं, यानी रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी भी कंबाइन करके दी जाती है ताकि रेडिएशन का अच्छा इफेक्ट आए। क्योंकि हमारे पास 60% जो पेशेंट है वो बहुत एडवांस स्टेज में, तो ज़्यादातर पेशेंट में हम लोगों को कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। रेडियोथेरेपी उन लोगों के लिए प्रिजर्व रखते हैं जैसे पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है, बहुत पेन किलर खा लिया तब भी नहीं जा रहा है, या बोन में फैल गया उसकी वजह से पेन हो रहा है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होगी, नस दब गई, पूरी वीकनेस पैरों में आ गई, तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी दी जाती है ताकि उसके सिम्टम्स थोड़े से
कम हो जाएं और पेशेंट को थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए जी बिल्कुल। जैसे कि स्टेज 4 में भी क्या कुछ ऐसा होता है कि दवाइयों की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो? क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट बहुत कम होता है, तो ऐसे में उनके बचने के चांसेस भी कम रहते होंगे। हाँ, अगर स्टेज 4 के हम लोग बात करें तो इनके सर्वाइवल ज़्यादा 1 ईयर या 1.5 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं होती है इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट। तो इन पेशेंट का जो होता है, हमारा मेन फोकस होता है कि पैलिएशन दे, यानी जो लाइफ जितनी बची हुई है, हमें क्वांटिटी पे नहीं जाते, हम लोग क्वालिटी ऑफ द लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जितने तार पेशेंट रहे, कम से कम पेन ना हो, वो खाता पीता रहे, तो इस चीज़ में मेन फोकस रहता है। पेशेंट भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उसे पेनफुल जो ट्रीटमेंट में ना गुजरना पड़े, जो उसकी बची हुई लाइफ है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाए। हाँ, फेफड़ों के कैंसर में एक चीज़ बहुत अच्छी आई है कि आजकल मॉलिकुलर बायोलॉजी और ये मॉलिकुलर बिहेवियर ऑफ ट्यूमर्स पे बात करने लगे हैं। यानी अब हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ट्यूमर जो है ये किस टाइप से बिहेव करेगा और किस टाइप से आगे जाएगा। तो कुछ जीन्स भी हमें इनके बारे में पता चल गए कि अगर हम इस जीन्स पे अटैक करेंगे तो ये ट्यूमर रेस्पॉन्ड कर जाएगा। इसको हम लोग टारगेट थेरेपी कहते हैं। तो लंग कैंसर में इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो कुछ कीमोथेरेपी की टैबलेट्स भी आती हैं जो पेशेंट लास्ट स्टेज के होते हैं। पेशेंट नहीं चाहता कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, वो नहीं चाहता कि मुझे नस से दवाइयाँ दी जाएँ, वो चाहता है कि मुझे डॉक्टर ऐसी गोली प्रेस्क्राइब कर दें जो मैं घर में खाता रहूँ, अपनी घर में अपना जितना भी टाइम है वो करूँ। तो बहुत अच्छी टारगेट थेरेपी उनके लिए भी अवेलेबल हैं, जिससे उनका सर्वाइवल भी थोड़ा बड़ा है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ा बड़ा है। जी बिल्कुल। क्या फेफड़ों का कैंसर कुछ समय बाद, अगर सर्जरी करी है, सर्जरी से वो ट्यूमर निकाल दिया है, तो क्या कुछ सालों बाद उसके दोबारा रिन्यू होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, ये हर कैंसर के साथ होता है जी, ठीक है। ये यूजुअली जो कैंसर स्टेज 3 के होते हैं या लेट स्टेज 2 के होते हैं या 4 के अर्ली स्टेज के होते हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर लौट के आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए हर कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के भी बाद हम लोग फॉलोअप में रखते हैं। फॉलोअप का मतलब यही होता है कि हम पेशेंट्स को बुलाते रहते हैं, उनका अकॉर्डिंगली ज़रूरत के हिसाब से उनके चेकअप करते रहते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि अगर कैंसर अगर दोबारा आता है तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करके उसको दोबारा हम लोग रिमिशन में ला सकें। तो बाकी कैंसर की तरह भी फेफड़े का कैंसर दोबारा आ जाता है। दोबारा आने पे इनका ट्रीटमेंट फिर से चालू होता है। तो एक तरीके से फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन थेरेपी, थर्ड लाइन थेरेपी, बहुत सारी लाइन थेरेपी होती हैं, अप टू 4 लाइन थेरेपी होती हैं जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। मतलब सबसे ज़रूरी ये है कि हर इंसान अपनी स्क्रीनिंग कराता रहे, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल रखे और साथ में अगर भविष्य में अगर फिर भी कैंसर हो जाता है फेफड़ों का, तो डॉक्टर के संपर्क में रहे, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएं और फॉलोअप लेता रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि। अब बस चाहूँगी कि लास्ट में एक मैसेज आप ज़रूर दें। देखिए, आजकल जो कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं तो ये कहूँगी कि एक पैंडेमिक की तरह हो गया है। जैसे कोविड का पैंडेमिक था, ऑल ऑफ सडन हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जब सेलिब्रिटीज़ आती है ना कोई चीज़ इस टाइप में, तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। तो इंसान पहले चाहे अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ना दे, लेकिन तब वो ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाता है, फोकस हो जाता है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो आप सेलिब्रिटी हैं, जनरल है, इस चीज़ को सोच के नहीं आता है, किसी एज ग्रुप में नहीं आता है, वही सोच के नहीं आता है मुझे इसको होना है, इसका नहीं होना है। कैंसर किसी भी एज ग्रुप में होता है। तो सबसे जो चीज़ मेन है जो हम लोगों ने पाया है, लगभग 50 to 60% सारे टाइप के कैंसर, नॉट लंग कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हमारा खुद का लाइफ स्टाइल है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। हम अपनी लाइफ स्टाइल अगर चेंज करें, जो ये स्मोकिंग्स हैं, टोबैको, इसका कंजम्पशन ना करें, इसके अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड कम से कम करें, क्योंकि मैं बोलूँगी ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम करें। एक अपना शेड्यूल बना लें, वीक में एक बार जो भी है। फ्रूट्स ज़रूर खाएं मौसम के हिसाब से कम 2 फल पर डे का सेवन करें। हरे पत्तेदार सब्जियाँ, हमेशा मैं बोलती हूँ रेनबो खाओ। रेनबो का मतलब है जो भी मौसम के हिसाब से रंग बिरंगी सब्जी आती हैं, पीली, लाल, जो भी आती हैं वो आप खाइए। सब में विटामिन होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, इस चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है स्क्रीनिंग प्रोग्राम। कुछ बीमारियों के लिए हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम बने हैं, जैसे ब्रेस्ट का हो गया, सर्वाइकल कैंसर का हो गया, फेफड़ों के कैंसर के लिए जैसे मैंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन इंडियंस को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर ये चीज़ हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम कैंसर से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए कार्यक्रम में।